हमने इस चैप्टर में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कॉन्सेप्ट को सीखा। हमने देखा कि कैसे मास या वेट किसी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो रहा होता है और किसी ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी को डिफाइन करने में उस पॉइंट का काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल होता है। हमने देखा कि किसी ऑब्जेक्ट का जितना सेंटर ऑफ मास लो रखेंगे उतना वो ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा अपनी पोजीशन के हिसाब से, और इसी वजह से स्पोर्ट्स कार का जो लोअर पोर्शन है वो हैवियर रखा जाता है ताकि मास की मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन लोअर पोर्शन में हो, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। आपने पैरट को कभी गौर से देखा हो कि वो एक बर्ड केज में इतना स्टेबल होकर एक थिन सी रॉड पर बैठा होता है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो उसकी भी वजह यही है कि नेचुरली जो पैरट का लोअर पार्ट है ना, जो पैरट का बॉडी का लोअर पार्ट है वो उसकी टेल साइड से हैवियर होता है, जो उसकी पोजीशन को स्टेबल रखता है। अब आपकी बुक में स्टेबिलिटी को सिखाने के लिए ये जो कॉर्क वाली एग्जांपल दी हुई है, जिसमें पता चल रहा है कि सेंटर ऑफ मास का क्या रोल होता है। देखिए, जैसे एक नीडल को कॉर्क में फंसा के एक कैन के ऊपर बैलेंस किया जा रहा है बाय यूजिंग फॉर्क्स, तो इसमें जो स्टील के फॉर्क्स हैं वो सेंटर ऑफ मास को लोअर करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक नीडल तक को कैन के ऊपर बैलेंस किया जा सकता है। इस तरह आपने किसी फुटबॉल प्लेयर को अपनी फिंगर टिप पर फुटबॉल को घुमाते हुए देखा होगा, या फिर आपने सर्कस में किसी सर्कस आर्टिस्ट को रोप पर चलते देखा होगा। इस तरह की और भी बहुत सारी एग्जांपल जिसमें स्टेबिलिटी को मेंटेन किया जा रहा होता है, उसके बैक एंड में फिजिक्स का यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा होता है। एंड दैट्स ऑल। एंड आई होप कि अब आपको इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप मेन कॉन्सेप्ट लाइक टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स वगैरह को समझ गए होंगे। बाकी इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। अंटिल देन, दिस इज इर्तिजा फ्रॉम tutorial.pk।